नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाते हैं वॉर जोन से एक्सक्लूसिव खबरें और साथ ही बताते हैं वॉर जोन से आने वाली लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज। शुरुआत कर रहे हैं आज की बड़ी खबर के साथ। इजराइल के अपर गैलिली पर हिज्ब का हमला हुआ है। अपर गैलिली पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले हुए हैं। आयरन डोम ने गिराए हैं हिज्ब के 2 ड्रोन। ये इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। गोलन हाइट्स पर हमले के बाद इजरायली सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक में हिजबुल्लाह के साथ फुल स्केल वॉर के प्रस्ताव पर मोहर लग गई है। आज रात लेबनान पर इजराइल के बड़े हमले की आशंका तेज हो गई है। इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि हिजबुल्लाह को इस हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। इजराइल का वॉर प्लान तैयार हो चुका है और हिजबुल्लाह ने भी ऐलान कर दिया है कि उसकी फौज हर स्थिति के लिए तैयार है। अरब के सभी प्रॉक्सी संगठन इजराइल से सटे देशों को बॉर्डर पर तैनात कर चुके हैं। 2.5 लाख लड़ाके इजरायली फौज से टकराने को तैयार है। देखिए क्या है इजराइल का वॉर ब्लूप्रिंट और हिजबुल्लाह कैसे इजराइल के संपूर्ण संहार की तैयारी कर चुका है। הוא יישא במחיר והוא ישלם מחיר כבד על פעולותיו. मश्त अल शम्स पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले ने इजराइल और हिजबुल्लाह का युद्ध निश्चित कर दिया है। इजराइल पर यह अब तक का सबसे बड़ा हमला है और इजराइल सरकार इस हमले के बाद यह तय कर चुकी है कि हिजबुल्लाह का खात्मा ही खतरे का खात्मा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने अपनी सुरक्षा कैबिनेट की बैठक बुलाई और इस बैठक में हिजबुल्लाह पर हमलों का वॉर प्लान तैयार किया। युद्ध की तैयारी के संकेत साफ हैं। इजराइल ने लेबनान बॉर्डर पर अपनी सैन्य तैनाती तेज कर दी है। खुफिया रिपोर्ट है कि 3 अगस्त को ऑल आउट जंग शुरू होने वाली है। तीन अगस्त को अरब के प्रॉक्सी संगठन गाजा समर्थन दिवस घोषित कर चुके हैं। 3 अगस्त को हिजबुल्लाह गाजा समर्थन दिवस मनाएगा। इसके साथ ही लेबनान में इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन शुरू हो सकता है। बड़े युद्ध की तैयारी के साथ ही इजराइल ने लेबनान मश्त अल शम्स के प्रतिशोध में हमले शुरू कर दिए हैं। इजरायली वायुसेना ने दक्षिणी लेबनान के यारून शहर पर हवाई हमले किए। इन हमलों में यारून में हिजबुल्लाह के कई ठिकाने नष्ट हो गए। इसके साथ ही दक्षिणी लेबनान के काफरा में भी इजरायली वायुसेना ने बमबारी की है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर इजरायली वायुसेना ने 28 जुलाई की रात भारी बम वर्षा की। ये तस्वीरें लेबनान के शिहाइन की हैं, जहां इजरायली वायुसेना ने मिसाइल और बम हमले किए हैं। 28 जुलाई की रात इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट्स बैरूत के आसमान पर गरजते नजर आए। ये जेट आवाज की रफ्तार से ज्यादा तेज उड़ान भर रहे थे और जेट का आफ्टर बर्नर इफेक्ट जमीन से नजर आ रहा था। इजराइल ने ऐलान कर दिया है कि हिजबुल्लाह को गोलन हाइट्स पर हमले की बड़ी कीमत चुकानी होगी। חיזבאללה שליחה של איראן באזור. חיזבאללה לא ינקה מהאירוע הזה, גם בהכחשות המגוחכות שלו. הוא ירה את הירי, הוא יישא במחיר, והוא ישלם מחיר כבד על פעולותיו.
हिजबुल्लाह पर हमले की तैयारियां हो चुकी हैं और ये हमला कितना भयंकर होगा इसका अंदाजा इजरायल के नेगेव और गैलिली क्षेत्र के मंत्री के बयान से लगाया जा सकता है। אני מאוד הייתי רוצה לראות את ביירות בוערת היום עולה בלהבות בעקבות האירוע שקרה, שאנחנו בשעת השין, אני אומר את זה גם בממשלה, אני אומר את זה למי שמנהל את המלחמה, אני מדבר על זה עם ראש הממשלה. אני חשבתי מזמן ואמרתי מזמן שצריך לחרוש את כל דרום לבנון עם אותם כלים כבדים שחרשו את עזה, להרוס את כל הבתים בכל דרום לבנון, להרוג שם את כל מי שגר ולא רוצה להתפנות. इजराइल इसी तरह की जंग का प्लान तैयार कर चुका है और ये बात हिजबुल्लाह प्रमुख नसरल्लाह भी जानता है। इसीलिए इजराइल पर हमलों की रेंज बढ़ा दी गई है और उसके सैन्य बेस पर रॉकेट बरसाए जा रहे हैं। ये इजराइल के हाइफा पर हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले की तस्वीरें हैं। इस हमले से इजराइल के गिवात सेटलमेंट के बड़े इलाके में आग लग गई। इजराइल के वॉर प्लान की भनक लगते ही हिजबुल्लाह ने ऐलान कर दिया है कि वो किसी भी स्थिति के लिए तैयार है और इजराइल बॉर्डर पर लड़ाके युद्धाभ्यास में जुट गए हैं। इसके साथ ही हिजबुल्लाह ने सभी प्रॉक्सी संगठनों को एकजुट करके 3 तरफ से इजराइल पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। हिजबुल्लाह की अपील पर अरब के प्रॉक्सी संगठन युद्ध के लिए इजराइल के आसपास वाले देशों में पहुंचने लगे हैं। लेबनान में हिजबुल्लाह मौजूद है और सीरिया, इराक में लड़ाके पहुंचने लगे हैं। पाकिस्तान से ज़ैनबिया ब्रिगेड के लड़ाके सीरिया पहुंच चुके हैं। अफगानिस्तान से फातिमिया ब्रिगेड के लड़ाके भी सीरिया पहुंच चुके हैं। इन दोनों संगठनों की सीरिया के अल बुकामल में IRGC हेडक्वार्टर पर बैठक हुई है। हिजबुल्लाह का प्लान सीरिया, इराक और लेबनान से इजराइल पर हमला करने का है। इराक से 1,50,000 लड़ाके इजराइल पर हमला करेंगे। हमला करने के लिए इराकी रेजिस्टेंस के लड़ाके सीरिया पहुंचेंगे। लेबनान से हिजबुल्लाह के हमले तेज हो जाएंगे। सीरिया से ज़ैनबिया और फातिमिया ब्रिगेड के हमले शुरू हो जाएंगे। कुल 2,50,000 लड़ाके इजराइल पर हमला करने के लिए तैयार है। इन सभी प्रॉक्सी संगठनों को ईरान से हथियार सप्लाई हो चुके हैं। ये सभी लड़ाके इराक, सीरिया और लीबिया में अमेरिकी सेना के खिलाफ जंग लड़ चुके हैं। अर्बन वॉरफेयर यानी शहरी इलाकों में युद्ध लड़ने में ये सभी फाइटर माहिर हैं। इन्हें शहरों में जाल बिछाकर दुश्मन सेना को खत्म करने का पुराना अनुभव है। इजराइल और लेबनान की जंग तय हो चुकी है और आशंका है कि आज रात से दोनों ओर से हमले तेज होने वाले हैं। कई एयरलाइंस ने बैरूत की उड़ानें रद्द कर दी हैं। बैरूत के रफीक अल हरीरी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद हो चुकी हैं। यूरोप और अरब देशों ने नागरिकों को लेबनान छोड़ने की चेतावनी दी है, क्योंकि पूरे अरब के प्रॉक्सी अपने बेस छोड़कर इजराइल के साथ बड़ी जंग का ऑपरेशन छेड़ चुके हैं। इजराइल के हमलों से बचने के लिए अरब के प्रॉक्सी संगठनों ने नियमित बेस खाली कर दिए हैं। अरब के प्रॉक्सी संगठन मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया बॉर्डर पर जमा होने लगे हैं। इजराइल के हमला करते ही ये लड़ाके बॉर्डर तोड़कर इजरायली जमीन पर हमला करने के लिए तैनात हो रहे हैं। हिजबुल्लाह ने कहा है कि इजराइल पर ऐसे हथियारों से हमले होंगे जो अब तक युद्ध में इस्तेमाल नहीं हुए और ईरान को क्लीन चिट देने के लिए यह भी कहा है कि उसके जखीरे में ईरान से बेहतर और विनाशक हथियार मौजूद है।
इजराइल और अरब के प्रॉक्सी महासंग्राम के लिए तैयार हो चुके हैं और ये जंग छिड़ी तो अरब के कई देश एक साथ जलने लगेंगे। जंग लंबी चली तो एटमी खतरा भी अरब पर मंडराने लगेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में नीपर नदी पर रूस यूक्रेन की जंग से जुड़ी हुई बड़ी जानकारी मिल रही है। रूसी सेना ने MLRS से बरसाए हैं रॉकेट। पश्चिमी छोर पर यूक्रेन के कई ठिकाने तबाह हो गए हैं। अरब में इजराइल लेबनान में विध्वंसक युद्ध का एक और चैप्टर कभी भी शुरू हो सकता है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाकर सीधा चैलेंज किया। अब इजराइल की बारी है कि वो हिजबुल्लाह के मंसूबों को कैसे रौंदता है। लेकिन हालात इस कदर खौफनाक हो चुके हैं कि इजराइल को एक एक कदम बेहद सोच समझाकर बढ़ाना होगा और अरब के देश एकजुट होते दिख रहे हैं। ईरान के बाद तुर्की ने भी इजराइल को धमकी दे डाली है, जबकि रूस और चीन बैकडोर से लेबनान की मदद कर रहे हैं। ईरानी प्रॉक्सी लगातार हमलावर है और अब सब कुछ अमेरिका के ऊपर निर्भर करता है कि वो इजराइल को जंग में झोंक देता है या फिर हालात पर काबू पाने की कोशिश करता है। आखिर अरब में कितने भयानक हो सकते हैं ये समीकरण, इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट के जरिए समझिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाकर सबूत दे दिया कि ईरानी प्रॉक्सी लगातार मजबूत हो रहे हैं। वो इजराइल की घेराबंदी कर रहे हैं और इजराइल की संपूर्ण तबाही का ब्लूप्रिंट तैयार हो चुका है। अभी तक इजराइल हमास, हिजबुल्लाह, हूती और दूसरे प्रॉक्सी गुटों के हमले झेल रहा था। इजराइल को तबाह करने की धमकी ईरानी प्रॉक्सी दे चुके हैं। उन्हें लगातार हथियार ईरान और रूस से मिल रहे हैं। इजराइल बड़े संकट में घिर चुका है। क्योंकि तुर्की ने ऐलान कर दिया है कि वो युद्ध में शामिल हो सकता है। इजराइल को दहलाने की धमकी खुद तुर्की के प्रेसिडेंट रेजब तैयब एर्दोआन ने दी है। उनका कहना है अगर तुर्की की फोर्स लीबिया और नागोर्नो काराबाख में घुस सकती है तो इजराइल में भी दाखिल हो सकती है। स्टेडियम में हुए नरसंहार का बदला लेने के लिए इजराइल बेचैन है। कई मीटिंग हो चुकी है, कभी भी लेबनान में बम बरस सकते हैं। लेकिन तुर्की के ऐलान से इजराइल की परेशानी बढ़ गई है। तुर्की ने ठीक उसी तरह के हमले की धमकी दी है जैसे उसने अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग में अजरबैजान का साथ देकर की। तुर्की की सेना 4 साल पहले सितंबर 2020 से लेकर नवंबर 2020 तक नागोर्नो काराबाख में घुसी थी। उस वक्त अजरबैजान ने 70% कंट्रोल कर लिया था। इसी तरह 2014 से सिविल वॉर में घिरे लीबिया में भी साल 2020 में तुर्की की सेना ने घुसकर सरकार और विद्रोहियों में समझौता कराया था। नागोर्नो काराबाख में तुर्की अजरबैजान के साथ था, जिसमें वो आर्मीनिया का साथ दे रहे अमेरिका के खिलाफ खड़ा था, जबकि तुर्की नेटो का सदस्य है। लीबिया में तुर्की ने अमेरिका समर्थित गुट का समर्थन किया था और सरकार विद्रोहियों के बीच समझौता कराया था। यानी तुर्की अपने हिसाब से अपनी बाजी खेलता है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने रूस है या अमेरिका, क्योंकि स्वीडन फिनलैंड की नेटो सदस्यता के मुद्दे पर वो रूस को ठेंगा दिखा चुका है।
जबकि तुर्की और रूस के संबंध अच्छे रहे। लेकिन एक बार फिर तुर्की ने पलटी मारी है। इजराइल लेबनान युद्ध में तुर्की ने इजराइल को धमकी देकर सीधे अमेरिका को चैलेंज कर दिया है, जबकि रूस से दोस्ती निभाता दिख रहा है। यानी अब लेबनान के साथ ईरान, रूस, चीन और तुर्की खोलकर आ चुके हैं, जबकि दूसरे ईरानी प्रॉक्सी हूती हमास पहले से ही साथ हैं। तुर्की ईरान साथ मिलकर सारे अरब देशों को एकजुट करना चाहते हैं, जिससे इजराइल और अमेरिका के वर्चस्व को सीमित किया जा सके। तुर्की के राष्ट्रपति इजराइल को धमकाकर अरब देशों का भरोसा जीतना चाहते हैं, जिससे खलीफा बनने की ख्वाहिश को आगे बढ़ा सके। तुर्की के ऐसे रुख पर इजराइल की तरफ से धमकी दी गई है कि एर्दोआन का हाल सद्दाम हुसैन जैसा हो जाएगा। इजराइल के विदेश मंत्री ने सद्दाम के साथ एर्दोआन की फोटो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें लिखा है, इजराइल को धमकी देना बताता है एर्दोआन सद्दाम हुसैन के रास्ते पर चल रहे हैं। मैं उनको याद दिला दूं कि वहां क्या हुआ था, सद्दाम हुसैन का अंत कैसे हुआ था। यानी इजराइल एक बड़े युद्ध की तैयारी कर चुका है। वो लेबनान, ईरान और तुर्की से एक साथ टकराने को तैयार है। इजराइल को पता है कि अगर रूस युद्ध में उतरा तो अमेरिका भी पीछे नहीं हटेगा। तुर्की ने अपने ओवरसीज मिलिट्री बेस वॉर रेडी कर दिए हैं। पहला बेस उसका बोस्निया में है, दूसरा मिलिट्री बेस कोसोवो में है, जबकि तीसरा अल्बानिया और चौथा लीबिया में है। तुर्की ने अपना बेस माली, सूडान में भी बनाया हुआ है। साथ ही सेंट्रल अफ्रीका रिपब्लिकन के अलावा सोमालिया तक में भी बनाया है। मिडिल ईस्ट में 9वां मिलिट्री बेस कतर में है और इसके अलावा अफगानिस्तान, अजरबैजान, इराक और सीरिया में भी तुर्की का सैन्य ठिकाना है। लेबनान बेस पर भी तुर्की डिप्लॉयमेंट बढ़ा रहा है, जबकि भूमध्य सागर में मौजूद साइप्रस पर भी उसका नेवल बेस है। साथ ही 16वां बेस TCG इलोडू, जो एक फ्लोटिंग बेस है, तुर्की के 16 मिलिट्री बेस में से 6 सैन्य ठिकाने नेटो के साथ मिलकर तैयार किए गए हैं, जबकि 6 सैन्य ठिकानों पर तुर्की का फुल कंट्रोल है। इन तमाम ठिकानों का इस्तेमाल इजराइल पर हमले के लिए कर सकता है, क्योंकि तुर्की सैन्य ठिकानों के बीच में इजराइल घिर गया है। तुर्की की धमकी के बाद इजराइल की चिंता बढ़ गई है। अमेरिका इस बात को जान गया है, अगर तुर्की युद्ध में कूदा तो हालात बेहद गंभीर हो सकते हैं। दूसरी तरफ रूस और ईरान भी लेबनान की मदद कर रहे हैं। ऐसे में अमेरिका ने इजराइल को सलाह दी है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ टारगेटेड अटैक करे, जिससे लेबनान के दूसरे इलाकों पर हमले से बचा जा सके। पेंटागन ने कहा है, हम इजराइल को हमले से नहीं रोक रहे हैं, लेकिन हम हमलों को सीमित करने के लिए कह रहे हैं, जिससे स्थिति काबू में रहे। हम बैरूत पर IDF के स्ट्राइक को लेकर चिंतित हैं। दरअसल अमेरिका हिजबुल्लाह के पलटवार को लेकर टेंशन में है, क्योंकि रूस और ईरान से मिसाइल मिलने के बाद खतरा बढ़ गया है। जबकि दूसरी तरफ से हूती भी हमले कर रहा है। इस बीच लेबनान की संसद के डिप्टी स्पीकर ने भी धमकी दी है। بدي احكي مع المواطنين في اسرائيل اللي هن بدهم يرجعوا على بيوتهم وعلى مستوطناتهم، مش مع الحكام اللي قد يكون عندهم مصالح سياسيه। पेंटागन ने आगाह किया है, हिजबुल्लाह फतेह 110 और ज़लजाल 2 से हमले कर सकता है। ये मिसाइलें ईरान ने हिजबुल्लाह को दी है। इस बीच सीरिया में ईरान और रूस की जॉइंट वॉर ड्रिल ने अमेरिका को परेशानी में डाल दिया है। ये उसी वॉर ड्रिल का वीडियो है, जिसमें ईरान का F-14 जेट रूस के बॉम्बर ट्यूपोलेव 22 और ट्यूपोलेव 95 को एस्कॉर्ट करता दिख रहा है। यानी ईरान और रूस ने युद्धाभ्यास के जरिए धमकी दी है कि वो अरब में बड़ी जंग के लिए तैयार हैं।
अब सवाल उठ रहा है कि इतने बड़े संकट के बाद क्या इजराइल लेबनान पर गाजा जैसा हमला करेगा या अभी अमेरिका की सलाह मानकर सही मौके का इंतजार करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। डोनेस्क में रूसी सेना के बम हमलों को लेकर बड़ी खबर आ रही है। नोवोस्कोलका पर UPAV 1500 बम हमले हुए हैं और यूक्रेन के 3 हथियार गोदामों को तबाह किए जाने की भी खबर आ रही है। इजराइल के गोलान हाइट्स में 12 बच्चों की मौत हुई, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस नरसंहार की जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। हिजबुल्लाह का दावा है कि उसके 100 से ज्यादा रॉकेट प्रहार में एक भी रॉकेट से स्टेडियम को निशाना नहीं बनाया गया। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस की मिसाइल से धमाका हुआ। इन दावों के बीच में इजराइल ने स्टेडियम से मिले रॉकेट के टुकड़ों को सबूत के तौर पर दिखाया और दावा किया कि हमला मेड इन ईरान रॉकेट फलक 1 से किया गया था। 50 किलो विस्फोटक वाले रॉकेट की वजह से ही 12 बच्चों की मौत हुई। सुपर प्राइम टाइम की ये विशेष रिपोर्ट देखकर आपको अंदाजा हो जाएगा कि किसका दावा कितना दमदार है। मस्जिद अल शम्स इलाके के स्टेडियम में धमाका कैसे हुआ? फुटबॉल खेल रहे 12 बच्चों की जिंदगी कैसे खत्म हुई? स्टेडियम में 30 लोगों के लहूलुहान होने की असली वजह क्या है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कई दिनों से लेबनान की सीमा से इजराइल पर रॉकेट प्रहार करने वाला प्रॉक्सी संगठन इस हमले से इनकार कर रहा है। शनिवार को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 110 रॉकेट से हमला किया। इसी दौरान मस्जिद अल शम्स के स्टेडियम में भी जोरदार धमाका हुआ। हिजबुल्लाह मस्जिद अल शम्स स्टेडियम में हमले से इनकार कर रहा है। हिजबुल्लाह वही संगठन है जो इजराइल पर हमले के कई वीडियो जारी कर चुका है। इजराइल को धमकियां देता है, लेकिन बस इस हमले से हिजबुल्लाह इनकार कर रहा है और उल्टा इजराइल पर आरोप लगा रहा है। हिजबुल्लाह का दावा है कि इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की मिसाइल मिसफायर हुई। आयरन डोम की मिसाइल हवा में जाकर स्टेडियम में गिरी। आयरन डोम की मिसाइल में धमाके से 12 बच्चों की मौत हुई। लेकिन इजराइल का दावा है कि स्टेडियम में धमाके की वजह है फलक 1 रॉकेट। मेड इन इराक फलक 1 रॉकेट से हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं। TV9 भारतवर्ष ने इन दोनों दावों की पड़ताल की है। स्टेडियम में धमाके की इस पहेली के किरदारों को पहले आप समझ लीजिए। इजराइल के दावे के मुताबिक हिजबुल्लाह ने ईरान के फलक 1 रॉकेट से हमला किया। दूसरा किरदार आयरन डोम की तामीर मिसाइल है, जिससे धमाके का दावा हिजबुल्लाह कर रहा है। इजराइल ने मस्जिद अल शम्स के स्टेडियम से कई सबूत जुटाए हैं, जिससे साबित किया जा रहा है कि स्टेडियम में फलक 1 रॉकेट से धमाका हुआ। यहां एक तरफ फलक 1 रॉकेट है तो दूसरी तरफ इजराइल की जांच एजेंसियों को मिले रॉकेट के टुकड़े। इस टुकड़े पर लिखा है 240 mm। अब यहां देखिए, फलक 1 पर भी लिखा है 240 mm।
इजराइल इसे हमले का पहला सबूत बता रहा है। अब दूसरा टुकड़ा देखिए, इस पर लिखा है RW। फलक 1 पर भी इसी तरह RW लिखा होता है। यह इजराइल का दूसरा सबूत है। अब एक और सबूत देखिए, इजराइल ने रॉकेट अटैक का रूट मैप भी जारी किया है। इसमें दिखाया गया है कि शाम को 6:18 पर रॉकेट लेबनान से फायर किया गया और मस्जिद अल शम्स में आकर गिरा। यह इजराइल का तीसरा सबूत है। हिजबुल्लाह की तरफ से कोई सबूत नहीं दिया गया है, लेकिन हिजबुल्लाह के दावे में दम इसलिए है क्योंकि आयरन डोम हमास के हमले के बाद से ही कई बार नाकाम साबित हुआ है। हिजबुल्लाह के आयरन डोम वाले दावे की पड़ताल से पहले आपको आयरन डोम से जुड़ी कुछ अहम बातें बता देते हैं। इजराइल का एयर डिफेंस आयरन डोम 3 चरणों में काम करता है। पहला चरण है इसका रडार सिस्टम। यह सबसे पहले मिसाइल या रॉकेट की पहचान करता है, फिर रॉकेट की स्पीड का आकलन करना और रॉकेट को लगातार ट्रैक करता रहता है। रडार तमाम जानकारी कंट्रोल सेंटर को भेजता है। आयरन डोम का कंट्रोल सिस्टम टारगेट की पहचान करता है, फिर मिसाइल लॉन्चर को कमांड देता है और फिर आदेश जारी होते ही मिसाइल फायर होने लगती है। आयरन डोम का मिसाइल लॉन्चर रॉकेट पर सटीक प्रहार करने में सक्षम है। यह हवा में रॉकेट को नष्ट कर देता है। टारगेट नष्ट होने तक लॉन्चर प्रहार जारी रखता है, लेकिन जैसा हिजबुल्लाह का दावा है वैसा कई बार हो चुका है। दिसंबर 2023 में आयरन डोम की एक मिसाइल तेल अवीव में गिरी थी और वहां आग लग गई थी। 25 जुलाई 2024 को अल जलील इलाके में भी आयरन डोम की मिसाइल गिरी थी। 6 नवंबर 2023 को आयरन डोम की एक मिसाइल अस्पताल पर गिरी थी, लेकिन बड़ी तबाही टल गई थी। आयरन डोम कई बार आत्मघाती साबित हो रहा है क्योंकि बेहद पुराना डिफेंस सिस्टम है। मिसाइल में सेल्फ ब्लास्ट सेंसर है जिसमें खराबी आने से धमाका हो जाता है और इसकी स्पीड मोटर में अचानक खराबी आने से इसकी दिशा बदल जाती है। यानी हिजबुल्लाह जो कह रहा है वो कोई नई बात नहीं है। आयरन डोम की मिसाइलें आत्मघाती बनकर इजराइल की जमीन पर गिरती रही हैं और दुनिया इसका वीडियो सबूत भी देख चुकी है। इजराइल जिस फलक 1 रॉकेट का सबूत दिखा रहा है वो एक अनगाइडेड रॉकेट है, जबकि हिजबुल्लाह बेहद आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से हमले किए हैं। हिजबुल्लाह बेहद आधुनिक ड्रोन का इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में सवाल है कि आधुनिक हथियार होने के बावजूद हिजबुल्लाह अचानक अनगाइडेड रॉकेट का इस्तेमाल क्यों करेगा। एक और सवाल है, हिजबुल्लाह कई महीने से इजराइल पर हमले कर रहा है, लेकिन कभी भी मस्जिद अल शम्स पर हमला नहीं किया गया। हिजबुल्लाह कभी हमले की जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटता। हिजबुल्लाह के इतिहास को खंगाले तो ये संगठन रिहायशी इलाकों और इमारतों पर हमले की जिम्मेदारी भी लेता रहा है। 19 जुलाई 2006 को नसरल्लाह ने खुलेआम माफी भी मांगी थी। अल नसीरा में जिस परिवार को नुकसान हुआ, मैं अपनी और अपने भाइयों की ओर से माफी मांगता हूं। मैं उनके प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। नसरल्लाह ने माफी मांगी थी, तो अब बच्चों की मौत पर माफी क्यों नहीं मांग रहा। हिजबुल्लाह के दावे को सही साबित करने वाली 2 और तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यही वो जगह है जहां इजराइल के मुताबिक फलक 1 रॉकेट गिरा और हिजबुल्लाह के मुताबिक आयरन डोम की तामीर मिसाइल। धमाके से जो गड्ढा बना है उसकी चौड़ाई 2 मीटर है और गहराई बेहद कम। अब ये वीडियो देखिए, ये इजराइल की किरियत शिमोना की तस्वीर है। यहाँ फलक 1 से धमाका हुआ था। आप देख सकते हैं कि यहाँ कितना गहरा गड्ढा हुआ है। कंक्रीट से बनी फर्श टूटी हुई है। आसपास भी काफी नुकसान हुआ है। स्टेडियम जहां मिट्टी थी वहां इतना छोटा गड्ढा बना और जहां जमीन में कंक्रीट थी वहां इतना बड़ा, क्योंकि ये फलक की ताकत है। फलक 1 50 किलो के बारूद से विस्फोट करता है। स्टेडियम में धमाके के बाद आग का बड़ा गोला दिखा था। फलक 1 से धमाके में आग कम और छर्रे ज्यादा निकलते हैं।
आग की वजह को मिसाइलों में मौजूद ईंधन को माना जाता है। इजराइल फलक के सबूत दिखा रहा है तो वहीं हालात और धमाके के निशान हिजबुल्लाह के दावे को दमदार बना रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। बड़ी खबर आ रही है, लुहांस्क में रूसी सेना का मिसाइल हमला हुआ है। स्कंदर मिसाइल से ये जानकारी मिल रही है, सिस्टम से ये मिसाइल अटैक किया गया है और यूक्रेन का US मेड MLRS फायरिंग पोस्ट नष्ट हो गया है। बीते साल रूस ने स्टार्ट संधि को तोड़ा और अब रूसी राष्ट्रपति INF मिसाइल समझौते से अलग होने का ऐलान कर चुके हैं, जिसका मतलब है रूस अपनी घातक मिसाइलों को कहीं भी तैनात कर सकता है। अपने विनाशक ब्रह्मास्त्रों से यूरोप ही नहीं बल्कि अमेरिका तक को दहला सकता है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि पुतिन ने वॉशिंगटन पर हमले का प्लान तैयार कर लिया है। मगर सवाल खड़ा होता है कि यूक्रेन यूरोप को तबाह करने की धमकी देने वाले पुतिन ने अचानक ही वॉशिंगटन को बारूद से पाटने का प्रण क्यों लिया है? आखिर पुतिन ने INF मिसाइल संधि से किनारा क्यों किया? इस रिपोर्ट में देखिए। वॉशिंगटन DC, जो न सिर्फ अमेरिका की राजधानी है बल्कि इसी वॉशिंगटन में मौजूद है दुनिया का पावर सेंटर, जिसे व्हाइट हाउस के नाम से जाना जाता है। इतना ही नहीं, इसी वॉशिंगटन में मौजूद है दुनिया की सबसे ताकतवर सेना का हेडक्वार्टर, जो पेंटागन के नाम से मशहूर है। मगर व्हाइट हाउस और पेंटागन पर किसी भी वक्त न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। वॉशिंगटन का कोना कोना एटमी ताप से दहल सकता है और US कैपिटल की इसी तबाही के साथ ही वर्ल्ड वॉर 3 का आगाज भी हो सकता है। अब सवाल यह है कि अचानक ही वॉशिंगटन में एटमी कोहराम मचने की आशंका क्यों जताई जा रही है? क्यों व्हाइट हाउस और पेंटागन में मिसाइल हमले के कयास लगाए जा रहे हैं? तो उसके पीछे की वजह है रूसी प्रेसिडेंट पुतिन का ऐलान, INF संधि पर ताजा बयान। Представителей десятков в завершающей стадии. Будем принимать зеркальные меры по их развертыванию с учетом действий США и их сателлитов в Европе и в других регионах мира. स्टार्ट संधि के बाद अब पुतिन ने INF मिसाइल संधि से भी हटने का ऐलान कर दिया है और इस संधि से रूस के अलग होने की वजह है नेटो समिट के बाद जर्मनी और यूरोपीय देशों में अमेरिकी लॉन्ग रेंज हथियारों की तैनाती। दरअसल इसी महीने वॉशिंगटन में नेटो की बैठक हुई, जिसमें फैसला लिया गया कि यूरोपीय देशों में जल्द लॉन्ग रेंज मिसाइलों की तैनाती होगी। पेंटागन यूरोपीय देशों को मिसाइलों की खेप सप्लाई करेगा। टोमाहॉक और SM-6 जैसी मिसाइलें पेंटागन यूरोप भेजेगा। जर्मनी में सबसे पहले लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात की जाएंगी। नेटो के इस ऐलान के साथ ही पुतिन आग बबूला हो गए। उस दौरान क्रेमलिन ने जर्मनी समेत यूरोप के तमाम देशों और उनकी राजधानियों को दहलाने की वार्निंग तक दी। मगर रूसी नेवी डे के मौके पर पुतिन ने INF ट्रीटी को तोड़ने का ऐलान किया, जिसका मतलब यह है कि अब रूस अपने एटमी ब्रह्मास्त्र को कहीं भी तैनात कर सकता है, किसी पर भी हमला कर सकता है, वो भी बेहिचक। ऐसे में आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर INF मिसाइल संधि क्या है, इसे कब लागू किया गया और इस संधि से जुड़े कायदे कानून क्या थे।
तो आपको बता दें, साल 1987 में अमेरिका और सोवियत रूस के बीच INF संधि हुई। समझौते पर रोनाल्ड रीगन और मिखाइल गॉर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए। संधि के तहत मध्यम दूरी के मिसाइलों के उत्पादन को सीमित किया गया। 500 से 5,500 किलोमीटर रेंज वाली मिसाइलों की तैनाती पर प्रतिबंध लगा। INF संधि में पारंपरिक और परमाणु दोनों प्रकार की मिसाइलें शामिल थी। वॉर के दौरान जब अमेरिका और सोवियत रूस में विनाशक हथियारों की होड़ लगी हुई थी, उस दौरान ही अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत नेता मिखाइल गॉर्बाचेव ने INF यानी इंटरमीडिएट रेंज न्यूक्लियर फोर्सेस संधि की, ताकि विध्वंसक तबाही पर रोक लगाई जा सके। America is rejecting this treaty. हालांकि 1 फरवरी 2019 को अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप ने INF संधि से हटने का ऐलान किया। हालांकि उस दौरान इसके पीछे की वजह चीन और रूस को बताया गया। That America is rejecting this treaty. मगर अब पुतिन ने INF संधि से हटने का ऐलान करके पूरे वॉशिंगटन में खलबली मचा दी है, क्योंकि मिसाइल पावर में रूस का कोई सानी नहीं है। पुतिन के बारूदी जखीरे में ऐसे ब्रह्मास्त्र हैं जो अपने एक प्रहार से भीषण तबाही मचा सकते हैं, कई मुल्कों का वजूद मिटा सकते हैं। पुतिन का पहला विनाशक RS-28 सरमत ICBM, मारक क्षमता 16,000 किलोमीटर। पुतिन का दूसरा विनाशक RS-24 यार्स ICBM, मारक क्षमता 12,000 किलोमीटर। पुतिन का तीसरा विनाशक एवनगार्ड हाइपरसोनिक मिसाइल, मारक क्षमता 6,000 किलोमीटर। पुतिन का चौथा विनाशक किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल, मारक क्षमता 2,000 किलोमीटर। पुतिन का पांचवा विनाशक ज़िरकॉन हाइपरसोनिक मिसाइल, मारक क्षमता 1,000 किलोमीटर। जहां एक तरफ पुतिन के पास मीडियम रेंज की घातक मिसाइलें हैं जो यूरोपीय देशों में बारूदी भूचाल ला सकती हैं, तो वहीं पुतिन के मिसाइल जखीरे में सरमत और यार्स जैसे ब्रह्मास्त्र हैं जो साक्षात तबाही के सूचक हैं। बस पुतिन के इसी ऐलान के बाद ही नेटो और अमेरिका एक्शन में आ चुके हैं। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यूक्रेन को अगले 15 दिन में F-16 लड़ाकू विमानों की खेप मिल जाएगी। वहीं यूक्रेनी डिफेंस को अभेद्य बनाने के लिए अमेरिका और जापान ने मिलकर पैट्रियट डिफेंस सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिया है। अब ये देखना होगा कि पुतिन INF संधि तो तोड़ चुके हैं, ऐसे में सबसे पहले रूसी विनाशकों का हमला कहां होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ईस्टर्न फ्रंट लाइन पर रूसी वायुसेना के हमले की खबर आ रही है। सुखोई 34 से यूक्रेनी चौकियों पर बमबारी हुई है। अनगाइडेड एरियल बम हमले से बड़ी तबाही की खबर है। पुतिन ऑपरेशन कीव 2.0 शुरू करने वाले हैं, लेकिन इस बार कीव पर प्रहार मिसाइलों से नहीं बल्कि रूस के नए और एडवांस ड्रोन से होगा। रूस का दावा है कि इस ड्रोन को रोकना किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बेहद मुश्किल है। इधर जेलेंस्की को रूस के नए हथियार की खबर है। उन्होंने कीव के सुरक्षा में गोरिल्ला कवच एक्टिवेट कर दिया है। यूक्रेन की सेना रूसी सरजमी को हर घंटे दहला रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या इन हथकंडे से यूक्रेन रूस को कीव पर हमले से रोक पाएगा। देखिए इस रिपोर्ट में। अब क्रीमिया के क्रोध से कीव का बच पाना मुश्किल है। कीव में तबाही का सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है।
इन आशंकाओं के बीच है रूसी राष्ट्रपति का ऑपरेशन कीव विजय। जो जल्द शुरू होने वाला है। और उसके सेंटर में होगा रूस का नया शिकारी जैबरा ड्रोन। रूस का दावा है कि इसकी एडवांस तकनीक की काट यूरोप के पास नहीं है। इस ड्रोन के सामने कीव की सुरक्षा के लिए तैनात डिफेंस सिस्टम पूरी तरह फेल हो जाएंगे। रूस ने अपने नए ड्रोन का एक वीडियो भी जारी किया है। 41 सेकंड के इस वीडियो के पहले फ्रेम में एक रूसी सैनिक नजर आ रहा है, जिसके ऊपर आसमान में कई छोटे छोटे ड्रोन उड़ते दिख रहे हैं। वीडियो के अगले फ्रेम में ये ड्रोन अपने अपने टारगेट्स पर हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। जैबरा ड्रोन बेहद खास है क्योंकि एक अकेला ड्रोन 3 अलग अलग किरदार निभा सकता है। नंबर 1, टोही ड्रोन। जैबरा ड्रोन का इस्तेमाल दुश्मन पर नजर रखने के लिए किया जा सकता है। नंबर 2, आत्मघाती ड्रोन। ये एक आत्मघाती ड्रोन की तरह टारगेट्स को तबाह कर सकता है। नंबर 3, स्वार्म ड्रोन। ये ड्रोन आपस में कम्युनिकेट कर दुश्मन पर एक साथ धावा बोल सकते हैं। दरअसल जैबरा ड्रोन्स में खास इंटरचिप लगा है, जो निर्देश मिलने पर एक साथ झुंड में किसी भी टारगेट पर हमला कर सकता है, जैसा कि रूस के वीडियो में भी दिखाया गया है। वहीं उस झुंड का एक ड्रोन किसी दूसरे टारगेट पर अलग एंगल से हमला कर सकता है। जैबरा की ताकत सिर्फ इतने ही नहीं, इसे जहां सीधे टारगेट पर लॉक करके दागा जा सकता है, वहीं ट्रांसपॉन्डर के जरिए इसकी दिशा भी बदली जा सकती है। हालांकि इस ड्रोन की वॉरहेड ले जाने की क्षमता और टारगेट रेंज क्या है, इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। जैबरा ड्रोन के जरिए रूसी राष्ट्रपति ने कीव फतेह का प्लान तैयार किया है और उस पर बीते 1 महीने से काम भी चल रहा है। हाल ही में रूस का नया ड्रोन कीव में मिला था। इसमें वॉरहेड नहीं लगा था। दावा किया जा रहा है कि इसके जरिए रूस कीव में एयर डिफेंस सिस्टम और हमले वाली जगहों की रैकी कर रहा था। एक तरफ रूस के नए ड्रोन से कीव में दहशत है, वहीं डोनेस्क से यूक्रेन के लिए बुरी खबर आ रही है। डोनेस्क में रूसी फौज के आगे बढ़ने का सिलसिला जारी है। रूस ने 2 और इलाकों पर कब्जा कर लिया है। रूस ने डोनेस्क में प्रोरिस और येवगोनिवका पर कब्जा कर लिया है। बीते 1 महीने में रूस डोनेस्क के 14 इलाकों पर कब्जा कर चुका है। डोनेस्क के अलावा रूस ने सूमी में बड़ा अटैक किया है। यहां रात 2 बजे के आसपास रूस ने स्कंदर मिसाइलें दागी, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। रूस के आक्रामक हमले के सामने अब पश्चिम के हथियार भी नहीं टिक पा रहे हैं। अवदीवका में रूस ने 2 अब्राम्स टैंक को नष्ट कर दिया। बीते 10 दिन में तबाह होने वाला ये चौथा अब्राम्स टैंक है।